नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। और आज मैं आपके सामने धान की नर्सरी के बाद आप लोगों ने लोगों ने देखा वीडियो और सुझाव भी दिए। आपके सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कुछ लोगों का था कि उसमें बीज की मात्रा नहीं बताई गई है। कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों ने बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। सुधार निश्चित रूप से करेंगे। अगर कोई बात है, आप कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने लिखा है उनके जवाब ज़्यादा से ज़्यादा लगभग सभी लोगों के देने की कोशिश करते हैं। अब धान की बहुत लोगों की समस्या थी कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कुछ की नर्सरी पीली पड़ गई है, या किसी की नर्सरी में कोई रोग है, या कोई सफ़ेद हो रही है, या बढ़वार नहीं कर रही है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने हमारे वीडियो को बाद में देखा, उन लोगों ने हमसे ये शिकायत की। लेकिन जिन्होंने हमारे अनुसार चले हैं उन्होंने बताया कि उनकी नर्सरी बहुत अच्छी है। ये लोग देखो, मेहनत आपकी है, देखभाल आपकी है, सुझाव मेरे हैं और जानकारी मेरी है। मैं आपके हर तरह से साइंटिफिक तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कितनी मात्रा में, वो सब आपको बताता रहता हूँ। और जो लोग नए हैं, खेती से संबंधित जानकारी के लिए, विभिन्न फसलों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों, जिससे समय समय पर हम विभिन्न फसलों की जानकारी भी देते हैं, खादों की जानकारी भी देते हैं, मिट्टी की जानकारी भी देते हैं, और किस तरह से फसल की देखभाल करनी चाहिए उसकी भी संपूर्ण जानकारी देते हैं, और आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब भी देते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो में मैं जिनकी फसलें धान की नर्सरी में कोई समस्या है, जैसे पीलापन आना या सफ़ेद हो जाना, या किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होना, उस समस्या के निदान के बारे में बताऊंगा। दूसरा, अब समय आ गया है धान की रोपाई का। तो धान की रोपाई के प्रथम चरण में किस तरह से मिट्टी की तैयारी करें और किस तरह से धान की रोपाई करें जिससे आपकी फसल में एकदम हरी भरी अंत तक बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा कल्ले फूटेंगे, गारंटी है मेरी इस बात की। क्योंकि जो पहले भी मेरे अनुसार चले हैं, आप लोग बता दिए उनको, जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल पर, कि उनके कम खर्चे में किस तरह से अधिकतम पैदावार हुई। दोस्तों, हमने भी अपनी बिल्कुल बेकार भूमि को बहुत अच्छा बनाया है, ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों तरीके से, दोनों ही तरीके के मेरे पास है। मैं केवल ऑर्गेनिक खेती के लिए भी मेरे पास करीब करीब 1.5 एकड़ ज़मीन को मैंने संरक्षित किया हुआ है। उसमें ऑर्गेनिक ही करता हूँ, ऑर्गेनिक आलू भी करता हूँ और ऑर्गेनिक धान भी करता हूँ। और अभी ऑर्गेनिक और केमिकल का किस तरह से हम एक कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे अधिक से अधिक लाभ किसान भाई कमा सकें कम खर्चे में, और निरोगी बढ़िया फसल प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आप अंत तक बने रहिए। आज हम शुरुआत करते हैं आपको कि सबसे पहले धान की पौध में जो आपकी कमी आ गई है, जो रोग आया है, उसको किस तरह से बचाएं। तो सबसे पहले जो परेशानी सबसे ज़्यादा आई हुई है धान की फसल में, वो है पीलेपन की। दोस्तों, जो कई लोगों का प्रश्न था कि उनकी धान की पौध जो है पीली हो रही है, तो पीलेपन के जो कारण हैं वो आपको मैंने पहले ही, जब मैंने धान की जो पौध रोपाई के लिए या नर्सरी के लिए जो बताया था, तब भी बताया था। एक तो, अगर दिन के समय अधिक तापमान पर पानी भरा रह गया है तो आपके धान की पौध पीली पड़ने के चांस रहते हैं। दूसरा, आपने पर्याप्त पोषक तत्वों का भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर ठीक तरीके से मिश्रण नहीं किया है, तब भी धान की पौध आपकी पीली हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है और कमज़ोर हो सकती है। तीसरा, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का सही तरीके से प्रयोग न करना। एक तो होता है आपने प्रयोग तो किया है लेकिन सही तरीके से नहीं करना, दूसरा प्रयोग ही नहीं करना। ये भी एक कारण आपकी फसल में का पीले धान की पौध का पीले पड़ने का हो सकता है। इसके अलावा यूरिया अधिक मात्रा में दे देना, कम मात्रा में देना, पानी अधिक समय तक भरे रहना, पानी का कम समय में रहना, या असमय से मेरा मतलब है दोपहर के समय टेम्परेचर ज़्यादा, उस समय पानी का रहना, ये बहुत सारे कारण। दूसरा, निमेटोड्स का जड़ों में लग जाना। निमेटोड कब लगे होंगे? तब आपने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं किया होगा, या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किया होगा, उसके बजाय आपने कच्ची गोबर की खाद डाल दी होगी। तब आपकी पौधे की जड़ों में गांठें टाइप की बन जाएंगी, निमेटोड्स बन जाएंगे। वो आपके लिए न केवल नर्सरी में हानिकारक हैं, अगर वो आपके खेत में रुपाई में चले जाते हैं, वहाँ पे भी आपकी फसल को नुकसान पहुँचाएंगे। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, नर्सरी के पीलापन दूर करने के लिए आप शाम के समय, आप समझ लीजिए NPK वगैरह सब कुछ आपने दिया है, उसमें अगर पोषक, पहले तो आप पौधे को उखाड़ के देखें,
उसमें निमोटोड तो नहीं है, जड़ों में गांठें तो नहीं है। अगर जड़ में गांठें हैं तो एंटी निमोटोड के लिए कोई भी आप दवा जो है ज़रूर दें उसके अंदर। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट से, आप यूज कर सकते हैं जिससे निमोटोड मर जाएंगे या फंगस मर जाएगा। इसके अलावा आप देखें कहीं फंगस तो नहीं आया हुआ है, तो फंगस के लिए फंगीसाइड का स्प्रे होगा। और इसके लिए भी और सबसे जो जरूरी बात है वो आपकी नर्सरी का कितने दिन की है, ये बहुत जरूरी बात। ज़्यादातर 20-25 दिन में हम नर्सरी की रोपाई कर देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं अगर नर्सरी 10 दिन से कम समय है, नर्सरी में कम समय की है, तो आप 5-6 किलो बीज के लिए, यानी 1 एकड़ बीज के लिए जो मैं बता रहा हूँ, आपने जितने भी एरिया में नर्सरी लगाई है, ज़्यादातर 15 बाई 15 के क्षेत्रफल में नर्सरी उपयोग हो जाती है, उसमें आप लेंगे 250 ग्राम सल्फर, 250 ग्राम सल्फर लेंगे, 80% WDG में आती है वो, और आप 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे दोनों, और 500 ग्राम यूरिया। इन तीनों चीज़ों को मिला करके और ऐसे करके छिड़काव कर देंगे पूरी जो है नर्सरी के अंदर, तो जो भी पोषक तत्वों की कमी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी नर्सरी 15 दिन से कम की है लेकिन 10 दिन से ज़्यादा की है, तब आप क्या करेंगे, आप एक उपाय कर लीजिए, आप 500 ग्राम यूरिया ले लीजिए, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, और 400 ग्राम जिंक ले लीजिए, जिंक सल्फेट ले लीजिए। इन सबको मिला करके और आप उस पर फेंक दीजिए, नर्सरी के ऊपर डाल दीजिए। छिड़काव विधि से, ऐसे ही स्प्रे नहीं करना दोस्तों, स्प्रे के लिए मात्रा अलग है, स्प्रे नहीं करना, स्प्रे के लिए इसमें यूरिया भी ज़्यादा है और जिंक भी ज़्यादा है, तो आप ऐसे ही डाल दीजिए पानी के अंदर। शाम के समय इस सब का प्रयोग शाम के समय ही करना है जब टेम्परेचर कम हो, ये डाल दीजिए, तो आपके किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की, नाइट्रोजन की, जिंक की कोई भी कमी होगी वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर और कोई देखो, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी कमी से भी पीलापन आता है, लेकिन चूंकि समय बहुत कम रहता है हमारे पास, अगर आप फिर 15 से 16वें दिन के पर, क्योंकि 18-20 दिन 25 दिन पर हम उखाड़ लेते हैं और रुपाई कर देते हैं, उस समय आप एक और चीज़ ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं 33%, 15 से लेकर के 20 दिन के बीच में, और फेरस सल्फेट 19% वाला ले सकते हैं। ये जिंक सल्फेट लेंगे 100 ग्राम, और फेरस सल्फेट लेंगे आपका 70 ग्राम, 60 से 70 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, और 250 ग्राम यूरिया लेंगे। इन तीनों का अलग अलग घोल बनाएंगे। अगर मैग्नीशियम सल्फेट भी आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, 125 ग्राम के करीब मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए। इन तीनों चारों का अलग अलग घोल बना करके 15 लीटर के पानी की टंकी में डाल करके और इसको स्प्रे कर दीजिए ढंग से शाम के समय पर आपकी नर्सरी में, तो आपके किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है निमेटोड के लिए मैंने आपको बता दिया, निमेथोरिन या कोई भी दुकानदार से आप पूछ करके दवा ला सकते हैं, और जरूर दवा दें। निमेटोड अगर है तो उसकी दवा देना बिल्कुल न भूलें। निमेटोड रोगाणु सहित अगर आपका पौधा फिर से रोपाई हो गया तो फसल में नुकसान देगा, आपके फसल के अंदर उत्पादन को कम कर देगा, और इसके जड़ों में और बढ़ गई अन्य पौधों को भी नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों विशेष ध्यान रखने वाली बात है ये। इसके अलावा अब जो अगला कमी हो सकती है पीलेपन की, सफ़ेदपन की, या तो वो हो सकती है फंगस की। दोस्तों अगर आपके नर्सरी में फंगस आ गया है तो आप 50 ग्राम करीब साफ ले लें। साफ के अंदर आपका कार्बनडाजिम और मैंकोजेब का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो 50 ग्राम आप ले लें। इसमें फंगिसाइड हो गया साफ, और थायोमेथॉक्सिम ले लें, इसमें आप 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम थायोमेथॉक्सिम ले लें। इनके घोल को, दोनों को अलग अलग घोल करके, कभी भी मिक्स एक साथ पहले नहीं करना है। पहले टंकी के अंदर पानी भरना है, उसके बाद इन घोलों को एक एक करके घोल के, पहले एक को डाल के घोल देना है, फिर दूसरे को डाल के घोल देना है, और इसका 15 लीटर की टंकी में स्प्रे कर दीजिए। अगर ये स्प्रे आप प्रत्येक 15 दिन पर, यानी एक बार पहले 15 दिन पर कर दें और एक बार लास्ट के जब आप रोपाई के लिए तैयार हो तब कर दें, जिससे कोई भी फंगस आपके रोपण के खेत में नहीं पहुंचे। तो ये तरीका है नर्सरी को रोग मुक्त करने का और पोषक तत्व देने का। दोस्तों इसके अलावा अब आप रोपण करने के लिए तैयार हैं। जब आप खेत में रोपाई करने जा रहे हैं, दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, अब हम रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको ये दूसरा वीडियो समय समय पर अन्य वीडियो भी देता रहूँगा। तो रोपाई से पहले खेत में क्या करना है, सबसे पहला बिंदु होता है जुताई, यानी किस तरह की जुताई करें कि खेत तैयार हो जाए, और जुताई में क्या डालें। दोस्तों तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ खाद की। तो आप 1 से 2 टन गोबर की खाद कम से कम
कम से कम कह रहा हूँ, नहीं 5 टन तक आप डाल सकते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद, कच्ची नहीं, सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालें और 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, किसी भी बढ़िया कंपनी का दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग प्रति एकड़ के लिए आप डाल दें और जुताई कर दें। दोस्तों अगर आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं और बेहतर है। ट्राइकोडर्मा अगर गोबर में पहले से मिला रखी होती है, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाएं ट्राइकोडर्मा। अगर नहीं भी मिला रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा लें, उसके अंदर 250 से 500 ग्राम गुड़ लें और इनका एक घोल तैयार कर लें। घोल तैयार करने के लिए मिट्टी पर आप पानी के 60 से बाल्टी में लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप अंतिम, अब परिवार की तो आवश्यकता नहीं है, बरसात होने के बाद ही लगाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पूरे खेत में स्प्रे भी कर सकते हैं, बिखेर भी सकते हैं, गोबर के साथ भी मिला सकते हैं, और जब आप जो रोपाई करेंगे पौध की उस समय पानी के साथ भी चला सकते हैं। तो ये आपको मैंने कई तरीके बता दिए। अगर जुताई में लगाते हैं तो भी बेहतर है, जुताई में नहीं लगा पाते हैं इसको तो पानी के साथ बहा दीजिए जब आप रोपाई करेंगे। अच्छी तरह से आप जुताई कर दीजिए खेत की, समतल होना ही चाहिए, समतल नहीं है तो उससे पहले समतल करना होगा आपको। समतल जमीन पर जुताई हो गई, खाद हो गई आपकी गोबर की खाद और सिंगल सुपर फास्फेट हो गया। अब आप रूटावेटर चलाएंगे। दूसरा है, अब आप खेत की मचाई करेंगे। खेत की मचाई करेंगे रूटावेटर चला करके, बढ़िया तरह से आप रूटावेटर चला के खेत की मचाई करें। खेत की मचाई करने से यानी कि गुदगुदा बनाने से कितने लाभ है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपकी खरपतवार पैदा नहीं होगी। नंबर 2, खेत के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, हवा की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाएगी, जिससे गुदगुदी मिट्टी हो जाएगी। नंबर 3, पानी जो लगातार आप देते हैं और पानी को जमीन पी जाती है तो पानी को ग्रहण करने की क्षमता इसके अंदर बढ़ जाएगी। इससे पानी को ज़्यादा देर तक मिट्टी अपने अंदर ग्रहण कर सकती है। तो इसलिए इसको जो है मचाई के। दूसरा, आप नरम जो मिट्टी हो जाएगी, मचाई भर गई, उसके बाद आप पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद आप पौध की रोपाई करेंगे। और पौध की रोपाई के लिए सबसे ज़रूरी है, पौध का सबसे पहले आपने पौध को उखाड़ा। जब आप पौध को उखाड़ते हैं, पौधा वहाँ से निकालते हैं पौध को, यानी कि बी जो आपके नर्सरी लगी है उसमें से, तब आपको एक बार फिर से, मैंने इससे पहले कह दिया, आपने फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया ही होगा और आपने उससे पहले आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर दिया होगा। अब फंगीसाइड का स्प्रे करने के बाद भी जो एक और समस्या आपके पौध में आ रही है वो ये है कि एक रोग है जो बकानी रोग, जो लोग बहुत समस्या आ रही है। और आपका कई प्रकार के जो है, जब नर्सरी से आप पौधे उखाड़ रहे हैं तो रोगग्रस्त पौधे को अलग कर दीजिए, उसको अच्छी तरह से उसकी जड़ को धो लीजिए। धोने से अगर उसमें फिर से एक बार जांच कीजिए कहीं गांठें तो नहीं है, जड़ में गांठ है, इसका मतलब उसमें निमेटोड है, और इस तरह के पौधे को आप अलग निकाल के फेंक दीजिए। दूसरा, आप देखिए कहीं कोई और काला या पीला धब्बा तो नहीं है, कहीं से गल तो नहीं रही है, इस तरह के पौधे को भी आप अलग कर दीजिए। तीसरी बात, लंबाई कहीं एक तो अप्रत्याशित वृद्धि तो नहीं है, बकानी रोग से ग्रसित तो नहीं है, उसको भी पौधे को फेंक दीजिए, अलग करके उसको जला दीजिए या अपने खेत से अलग फेंक दीजिए। ये सब काम करने के बाद 15 सेंटीमीटर के आसपास, 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे की रोपाई आप करते जाइए। अगर इस तरह से अगर आपने रोपाई कर दीजिए है तो निश्चित रूप से उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 10 से 15 दिन से लेकर के प्रत्येक एक दिन की आप किस तरह से देखभाल करेंगे, जिससे आपकी जो फुटाव होगा ना पौधे के अंदर, ज़बरदस्त फुटाव होगा और इतना मोटा आपका पौधा होगा जो है धान का, कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी दोस्तों, और रोगों से काफ़ी दूर रहेगा। आप मेरे हिसाब से चलिए और देख लीजिए किस तरह से होती है धान की खेती। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।